के प्रोजेक्ट के बहुत सारे जनाब ना दूसरे एस्पेक्ट्स निकले। सो आहिस्ता-आहिस्ता कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लोगों ने उनको डिस्कस करना शुरू किया, उनको पूछना शुरू कर दिया। बस मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको पहली मिसाल ये दी कि पहले जब ये आया तो उस वक़्त लोगों ने कहा कि इसके बड़े फ़ायदे हैं, ये जादू की छड़ी है, ये पाकिस्तान के सारे हालात बदल के रख देगी। लेकिन ऐसा था या नहीं था ये अलग बातें थी। सी-पैक के ऊपर क्वेश्चन के पॉज़िटिव जो क्वेश्चन थे, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिख के दो, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिख के दो, सब लोगों ने इसके बारे में पूछा। फिर जैसे-जैसे इसको पढ़ा जाने लगा तो पता लगा यार ये तो ये इतना अच्छा नहीं है। फिर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बातें होना शुरू हो गई। फिर इसके ऊपर इसको क्रिटिकली एनालाइज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, फेजेज़ के ऊपर बातें होना शुरू हो गई और अब ये जनाब ना वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था, जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के साथ जिसका रिलेशन था ना, उससे हट के अब जनाब अली ना ये किसी वो स्ट्रैटेजिक वाली जो चीज़ें हैं ना, वहाँ तक भी पहुँच चुका है। ठीक हो गया। अब आप गौर करें कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये वाली स्टेटमेंट दी थी, बड़ी मशहूर है और बड़ा लोग इसके ऊपर मीम्स भी बनाते हैं और इसका आप यूँ कह लें कि बार-बार कोट भी किया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वायरल है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कुछ इस तरह है जो शहद से ज़्यादा मीठी है, हिमालय से ज़्यादा ऊँची है और डीपेस्ट ओशन जो है ना, उससे ज़्यादा गहरी है। तो ये जनाब उन्होंने कहा था। लेकिन इसके साथ-साथ शी जिनपिंग ने भी पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, उसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। पाकिस्तान और चाइना जो है ना, वो एक आयरन ब्रदर्स है। ठीक है जी। ये वो दोस्ती है जो कभी टूटने वाली नहीं है। ये इस किस्म की स्टेटमेंट शी जिनपिंग की तरफ से आना, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, स्टेट को, इसकी सारी चीज़ों को बताना बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब आप एक याद रखिएगा, हम आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि यार ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। आपके दिमाग में भी है कि यार हम इधर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ ना, तो मोटरवे से आगे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बदल दिए हैं। आगे सी-पैक अथॉरिटी का जनाब ना वो है। एबटाबाद से जैसे ही आप उतरेंगे तो अगला सारा प्रोजेक्ट सी-पैक की मोटरवेज़ का बन चुका होगा। याद रखें, सी-पैक पाकिस्तान की डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ये वो चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप ये समझना शुरू कर दें कि सिर्फ़ सी-पैक ही है जिसकी वज़ह से पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो सकते हैं। ये हरगिज़ ऐसा नहीं। इसको ये फैंटेसी कंसीडर किया जाएगा अगर इस तरह होगा। सी-पैक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। हमारे 70-73 साला ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 2013 के अंदर ये वाला मौका आया, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसके मुख्तलिफ सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए एक अपॉर्च्युनिटी मिली। अब उसको पाकिस्तान को अवेल करना चाहिए। मेरा ख़्याल आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। रिपीटिंग अगेन कि सी-पैक पाकिस्तान की डेवलपमेंट का एक पार्ट है। सिर्फ़ यही नहीं है कि आप यूँ समझना शुरू कर दें कि सी-पैक जो होगा वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे तमाम के तमाम मसाइल खत्म कर देगा। नहीं, ये सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट है। ये पार्ट है हमारी डेवलपमेंट का और डेवलपमेंट हर कौम की फ़ितरत में होती है जो स्ट्राइव करती है। जो ज़िंदा है वो कोशिश करते हैं और वो अपने आप को किसी न किसी हद तक बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल एक घर की दे देता हूँ, जिसके अंदर जनाब ना आप समझते हैं कि गुर्बत जो होती है ना, वो नस्लों में ट्रैवल नहीं करती। ख़ास तौर पे उस वक़्त जब लोग काम करने वाले हों। गुर्बत हमेशा उन्हीं का मुकद्दर होती है, जो बिल्कुल कुछ भी ना कर रहे हों, जो कख भी नहीं तोड़ दें। फिर तो उन्होंने माँगना ही है ना लोगों से, फिर तो गुर्बत ने पेनिट्रेट करना ही है, फिर तो गुर्बत के पॉवर्टी के टेंटिकल्स ने उनके जिगर गुर्दों को अपनी अपनी लपेट में ले ही लेना है। मगर वो कौम जो ज़िंदा हो, जो किसी हद तक कुछ न कुछ काम कर रही हो, तो वो कंटिन्यूअसली उसकी नस्लें गुर्बत में नहीं पिसती। वो किसी न किसी हद तक चेंज होती है। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो चेंज होता है और वो जो चेंज है सी-पैक हमारा पूरे का पूरा डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। आप 1947 के पाकिस्तान पे गौर करें और 2021 के पाकिस्तान पे गौर करें तो आपको इसकी डेवलपमेंट, इसके रोड्स, इसके इंस्टीट्यूशंस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। कंट्रास्टिंग चेंजेस है। रेडिकल सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट। आपको पग ये जो हमारे पास इस वक़्त इतना ज़बरदस्त किस्म का नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन और द रोड्स, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, ये हमारे पास नहीं थे। अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तब तो हमारे पास ये भी नहीं था।
ठीक है जी, अब तो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तब तो वो भी बॉरोड थी। उनके ऊपर भी कुछ ख़ास मैच्योरिटी का लेवल नहीं था, अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें मैच्योर हो चुकी हैं। किस्मत जो होती है ना, वो लोगों को वो अगर वो स्ट्राइव करते रहें, अगर वो कोशिश करते रहें अपनी बेहतरी के लिए, तो किस्मत उनको पॉज़िटिव रिस्पॉन्ड करती है। सो सीपैक के बारे में एक तो आपने ये नहीं सोचना कि यार यही वाला काम है। हम इसके जब पॉज़िटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा ऐसा कोई अजीबो-गरीब किस्म का मामला है, जिसकी वज़ह से पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, वो हल हो सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक पार्ट है और इसकी वज़ह से वाक़ई किसी हद तक जनाब अली ना मामलात काफ़ी ठीक जाएँगे, ठीक होंगे। अब है पाकिस्तान की किस्मत में था डेवलप होना। सीपैक होता या ना होता ये कोई कंपल्शन नहीं थी, ऐसा नहीं था। मेरी ख़्याल मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी कि सीपैक है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने डेवलप होना ही होना है, क्योंकि ये ज़िंदा कौम है, इसके पास इसकी पॉपुलेशन है, इसके पास इसकी गवर्नमेंट है, इसके पास इसके लोग हैं, इसके पास इसके रिसोर्सेज़ हैं। तो सीपैक तो सिर्फ़ उन उन वो लोग इस्तेमाल करेंगे, एक अपॉर्च्युनिटी है, इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा उसकी पेस बढ़ सकती है, कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकता है। मगर इसने ज़िंदा रहना ही रहना था। इसने पाकिस्तान ने डेवलप होना ही होना था। ये बात 100% क्लियर है। आप अपने इंडिपेंडेंस के जो डेज़ हैं ना, उनके ऊपर गौर करके देख लीजिए। इस हालात बहुत बहुत तब्दील थे। हमारे पास डैम्स नहीं थे, हमने उसके बाद बनाए। हमारे पास एनर्जी नहीं थी, हमें उसके बाद मिली। हमारे पास आर्मी नहीं थी, हमने उसके बाद एस्टेब्लिश की। हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ नहीं थी, हमने उसके बाद जनाब ने बनाई। हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतनी तादाद के अंदर नहीं थे, अब हमारे पास हैं, मौजूद हैं। ठीक है जी, तो अब पहले यूनिवर्सिटीज़ का लेवल देख लें। पाकिस्तान को अ, विरासत में 2 या 3 इंस्टीट्यूशंस मिले हैं, बाद में सब इसने खुद बनाए। ठीक है जी, तो इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं थे। हमने लोगों को पढ़ाया, उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा, वहाँ से मँगवा के वापस अपनी नस्लों को एजुकेट किया। अब तालीम किसी हद तक मौजूद है, अब लोग लेना चाहें, किसी हद तक ये मौजूद है। सो आपने ये सोचना है कि यार सीपैक सिर्फ़ डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये सीपैक एक डेवलपमेंट का पार्ट है, सिर्फ़ यही पार्ट नहीं। कि इसके बाद आप दुनिया पाकिस्तान के जितने भी पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको आप इग्नोर करना शुरू कर दें, दैट वुड नॉट बी द फेयर डिसीजन। सो ये कभी मत सोचें, हैड देयर नॉट बीन द सीपैक पाकिस्तान वुड हैव बीन कोलैप्स। कभी ऐसे हो ही नहीं सकता ना। ये तो सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट है। आप यूँ समझिए कि ये प्रोजेक्ट ना होता तो कोई और होता, सीपैक ना होता तो भाईजान कुछ और होता। हमने आपने सुना होगा हमने जब रशियन अलायंस की बजाय वेस्टर्न अलायंस की तरफ चले गए थे। यूएस को हमने साथ दिया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान उनको मिलने चले गए थे। पाकिस्तान तब भी सर्वाइव किए। पाकिस्तान के पास 2 जंगें हुई, वो हारा या वो जीता, इसके पास कैज़ुअलिटीज़ आई या वो नहीं आई, कुछ भी हुआ। मगर जनाब अली वो किसी हद तक ना उसके अंदर चेंजेज़ तो आई हैं ना, पॉज़िटिव चेंजेज़ आई हैं और पाकिस्तान ने उससे सीखा है। Lunera कहती हैं because every state has a cycle of 120 years, 40 years of development, 40 years of peak and 40 years of downfall. According to the इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून साहब की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी हर एक जो स्टेट है ना उसके 120 साल होते हैं। 40 साल तक वो डेवलप करता है और पीक पे जाता है और फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। मगर अब शायद जनाब ना बहुत सारी थ्योरीज़ गलत भी होती हैं तो अब ये भी चांस है कि वो ऐसा ना हो। क्यों जी? क्योंकि जो एम्पायर्स बनते हैं वो जनाब अली काफ़ी देर तक जनाब ना ज़िंदा रहते हैं। एनीवेज़ मूविंग फॉरवर्ड इम्पोर्टेंट ये अब मेरे ख़्याल आपको मेरी बात काफ़ी हद तक समझ आ गई। सो जब आप सीपैक के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सिर्फ़ ये मत सोचें कि हुण मैं इंज लिख देना है कि जनाब अली ना इन्हें पाकिस्तान के सारे मसाइल मुका देने। अब मुझे बताएँ सीपैक वाज़ एन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ठीक है जी? एंड देयर इज़ नो डाउट कि इकोनॉमी जो है वो आपके मुल्क की जान है और इसकी वज़ह से बहुत सारे मसाइल खत्म होते हैं। सी-पैक की वजह से अगर लोग कत्ल करना तो ना सी-पैक की वजह से करप्शन थोड़ी खत्म हो जाएगी। सी-पैक की वजह से आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ी मैच्योर हो जाएँगी, आपका पॉलिटिक्स का निज़ाम थोड़ी मैच्योर हो जाएगा। सी-पैक की वजह से आपके पास पैसा आ सकता है, आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज़ हो सकती है, उसको भी टाइम लगेगा। लेकिन आपका मुल्क हेटेरोजेनस कम्युनिटी है, उसके अंदर भी तो जनाब ना फॉल्ट लाइन मौजूद हैं, वो तमाम फॉल्ट लाइन्स एक-दूसरे के साथ डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सी-पैक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। इट इट कैन एक्ट एज़ अ कैटलिस्ट बट यू शुड नॉट टेक द सी-पैक एज़ एन ओनली कैटलिस्ट। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी जनाब ना चीज़ें मौजूद होंगी एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। सी-पैक की बहुत सारी
फैक्ट्स हैं जी, एक तो ये था कि ये $46 बिलियन के ऊपर इन्होंने कहा कि हम ना इन्वेस्ट करेंगे, बाद में इसको बढ़ा दिया गया, $64 बिलियन तक ले जाया गया जब इसकी इम्पोर्टेंस का सारी चीज़ों को पता चला। सो ये प्रोजेक्ट 2013 में स्टार्ट हुआ, बेसिकली इसकी मैच्योरिटी 2015 तक हुई और उसके बाद ये वो जो इमरान खान साहब ने अपना जो था वो शुरू कर दिया धरना। तो ये प्रॉपर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी ना वो 2017, 16-17 में ना होना शुरू हुई, जिसकी वजह से इसका फेज़ 1 2017 में कंप्लीट होना था, जो कि किसी हद तक लेट हुआ। ये फेज़ 1 में आगे अब बताता हूँ आपको फेज़ 1 ये चाइना के जिस सूबे से काशगार से शुरू हो रहा है, वहाँ से लेकर गवादर तक 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये बहुत थोड़ा है एज़ कम्पेयर्ड टू चाइनीज़ जो दूसरा रूट बनाते हैं वो। ली कीयांग द प्रीमियर ऑफ चाइनीज़ इन द 2013 पाकिस्तान के पास विज़िट करते हुए उन्होंने कहा था कि जो सी पैक है वो मैरीटाइम रूट से सिल्क रोड के तौर पर एक ऐसा ब्रिज के तौर पे काम करेगा जिसमें हम 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है जी, ये 2700 किलोमीटर का एक डिस्टेंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्टेंस जहाँ पे साबित हुआ है। इसके बारे में कहा जाता था कि ये तकरीबन 7 लाख जॉब्स पैदा करेगा पाकिस्तान को 2030 तक जब ये पूरा हो जाएगा तो तकरीबन पाकिस्तान में 7 लाख जनाब नौकरियाँ बनेगी और पाकिस्तान के पास एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा। ये सारे इसके कुछ छोटे-मोटे फैक्ट्स थे, आप इसके अलावा पढ़ सकते हैं, मैंने इसमें इसके फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल पे नहीं गया। मैं इसके ऊपर दूसरी जनाब ना बहस को ज़्यादा करूँगा। अच्छा, ये ओबोर का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी? ओबोर बेसिकली चाइनाज़ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। बीआरआई भी बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है उन्होंने इसको चेंज करके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का नाम दिया। इसमें जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, तो आप इसमें से गौर अगर करें तो ये रेड लाइन सारे ज़मीनी खित्तों से गुज़र के जा रही है और ज़मीन से होती हुई पूरी दुनिया को इस तरह ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है? ये लैंड रूट है। ठीक है जी, लेकिन जो ब्लू लाइन है, वो बेसिकली मैरीटाइम रूट है। मैरीटाइम रूट का मतलब ये समंदर से होती हुई जा रही है और समंदर से मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ पोर्ट्स के साथ इसका कनेक्शन है और वहाँ से होती हुई जनाब बेली ना फिर ये अपनी मार्केट्स को कैप्चर करने की कोशिश करती है। सो ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो सी पैक का जनाब ना ये अ, है, मैप है, जो एस्टिमेटेड था, जो प्रपोज़ था वो ये था कि काशगर से शुरू करेंगे, ये लाइन यहाँ से आएगी और जितनी भी डॉटर लाइन है यहाँ से गुज़र के अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट तक चली जाएगी। लेकिन जब बाद में पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास हुआ कि यार ये जो सी पैक है, ये तो बड़ा बड़ा रोड बनना है, 2700 किलोमीटर का एक रोड बन जाना है और ये जो रोड होगा इसकी वज़ह से तो बहुत फ़ायदा होगा। अब आप गौर करेंगे तो केपी में से गुज़र रहा है और ये ज़्यादातर बलूचिस्तान में से आ रहा है, पंजाब के पास उसका शेर ही कोई नहीं है और सिंध ने तो बिल्कुल माड़ा रह जाना है। वो आपस में लड़ना शुरू हो गया। तो फिर इसके इस प्रपोज़्ड जो था ना अ, रूट ओरिजिनल जो प्रपोज़ रूट था उसके अंदर किसी हद तक चेंजेज़ की गई और इसको पंजाब से, सिंध से गुज़ार के जनाब अली ना फिर ग्वादर पोर्ट तक लेके आया गया। तो ये देखें ये एक मसला है पाकिस्तान का, ये जहाँ पर फ़ायदा देता है ना तो ये उतनी वल्नरेबल भी बनाता है इसको कि जब इसमें से चीज़ें गुज़र के प्रॉपरली अगर उसको नहीं बेनिफिट दिया जाएगा तो फिर हमारे पास इंडिविजुअल्स कम्युनिटी जो है ना वो एक-दूसरे के साथ लड़ना भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक एस्पेक्ट है जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसमें ब्लू, ग्रीन और ब्राउन लाइन्स जो आपको नज़र आती है, ऊपर से एक ही है लेकिन बाद में इनको 3 रूट्स बनाने पड़े। लेकिन हेटेरोजेनस कम्युनिटी थी, पंजाबी जो लोग हैं ये ज़्यादा पॉपुलेशन में है, ये कहते थे कि हम जनाब ना ज़्यादा बेनिफिट ले लें जबकि इनके पास थोड़ा आना था। केपी और बलूचिस्तान मेनली इसका बेनिफिशियल बॉडीज़ थी, मगर इन्होंने फिर सिंध को भी सैटिस्फाई करना था, पंजाब को तो डेफ़िनेटली करना ही था। तो वहाँ से होते हुए जनाब अली को इस तरह का एक रूट बनाना पड़ा। इसके बहुत सारे फ़ायदे डेफ़िनेटली हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएँगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपस में लोगों का आना-जाना, इन्फॉर्मेशन फ्लो और गुड्स का आपस में फ्लो जनाब बढ़ जाएगा। डेफ़िनेटली फ्लो बढ़ेगा, मगर ये अच्छी बात हुई कि इसमें यहाँ तक ये वाले जो तीनों रूट्स बन बन चुके थे ना, ये पीसफुली इन्होंने डिसाइड कर लिया। इसके ऊपर बहस हुई, लेकिन वो पीसफुली इन्होंने जनाब ना कर ही ली है। सी पैक जो है ना वो ऑफशूट है ओबोर की। ओबोर का जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप गौर करें वो सिर्फ़ एक नहीं है, ठीक है? हमारा पास सिर्फ़ प्रोजेक्ट ये जो आपको इस वक़्त यहाँ पे ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ़ आपको नज़र आएगी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस ओबोर के प्रोजेक्ट में बहुत सारे दूसरे रूट्स भी हैं।
ये जनाब न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये चाइना से शुरू होकर यहाँ डायरेक्ट रशियन और यूरोपियन मार्केट तक जाएगा। चाइनीज मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, इसको आप ऊपर से भी वो लेके जा रहे हैं। चाइनीज इंडोनेशिया कॉरिडोर, चाइनीज बांग्लादेश इंडिया कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर। अब अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको एक बात का अंदाजा होगा कि यार इंडिया वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बनने वाला ये जो रोड है, पाकिस्तान का जो ये कॉरिडोर है, ये इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। बिल्कुल है, मान लिया। ए तुसी ये वाला जो चाइना बांग्लादेश इंडिया कॉरिडोर जो बन रहा है, इनू की तकलीफ है भाई। इसको इस ये क्यों नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता? यहाँ पे भी तो चाइनीज को फायदा होना है। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि यार पाकिस्तान में से अगर एक रोड 2700 किलोमीटर का गुजर के जा रहा है और वो अरेबियन सी के साथ अटैच हो रहे हैं, तो इसकी वजह से फिर वो आगे की तरफ यूरोपियन मार्केट की तरफ निकल के जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये रोड आपको खतरा लगता है। इस रोड की वजह से ये जो जमीन का खित्ता है, जो छोटा सा है, जिसकी जो वेस्टर्न साइड है, वहां पे जनाब अली अफगानिस्तान मौजूद है, जो बिल्कुल लैंडलॉक्ड कंट्री है, हॉस्टाइल है, स्टेबल नहीं है। उसके साथ वाला मुल्क जो है आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, मगर आपको अपना कुछ नजर नहीं आ रहा। आप अपने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंडोनेशिया में डेवलप हो, साथ में आपकी पोर्ट्स को डेवलप किया जाए, कोई मसला ही नहीं है। ये कोई आपको जनाब ना नहीं कहे, कभी भी आपने ये आर्टिकल हमारे पास ना, हमारे अखबारों में ना किसी जगह पे सुने होंगे कि यार ये जो बना रहे हैं ना, ये वाला जो रोड बन रहा है, इसकी वजह से रीजन को खतरा है। लेकिन क्या खतरा है जी? इसकी वजह से खतरा है। क्यों खतरा है जी? क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा एंड द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान पिंचेस। ये जनाब ना वाकई खटकती है लोगों को। और किन को खटकनी है? हमारे जद्दी पुश्ती 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 जो दुश्मन है ना, उनको उनको खटकनी है। सो डेफिनेटली फर्क तो इसका है। ठीक है जी। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि भाई इंडिया एडा बड़ा मुल्क है, इंडिया तो इतने जनाब पॉपुलेशन है, इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है जनाब अलीना वो पाकिस्तान के एक रोड को खराब करने की कोशिश करे? ये इसकी जरूरत है भाई। क्यों जरूरत है? क्योंकि भाईजान ये इसी तरह चलता है। मैं आज ना एक इंटरव्यू सुन रहा था जनरल हमीद गुल साहब का। सो उसके अंदर ना गुरिल्ला वारफेयर का वो बता रहे। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। अच्छा, वो बता रहे थे, वो कह रहे थे यार देखो गुरिल्ला वारफेयर का ना एक टैक्टिस होता है जिसके अंदर ना जो बंदा किसी बंदे से लड़ने आया हुआ हो ना, उसकी हार अगले की जीत होती है या वो जीतता है। ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं किसी जनाब अली ना घर चला जाऊँ, किसी के घर में अटैक कर दूँ, तो अगले बंदे छुप-छुपा के मेरे ऊपर कभी कभी मैनू रोड़ा सुੱਟ ਦਿੱਤਾ, कभी मेरे ते जनाब ना कभी मैनू हल्का जा पटाखे सुੱਟ के डराता, कभी मेरी जनाब ने ਲੱਤ ਤੇ ਫੈਰ मार देता है। तो हल्का-हल्का मेरे साथ ना वो लड़ी जाएँ, झपटी जाएँ। मैं तो ऑलरेडी जिस घर के अंदर पहुँच चुका हूँ, उसके ऊपर तो मैं अटैक कर चुका हूँ। अब वो जीतेंगे उस वक़्त जब मैं वहाँ से भाग आऊँगा जैसे अमेरिका भाग गया। ठीक है जी? तो उम उम, तालिबान की जीत यही है कि अमेरिकन्स वहाँ से भाग गए हैं। तालिबान ने तो किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, उनका इंटरेस्ट तो नहीं था ना वो। लेकिन अमेरिकन्स का इंटरेस्ट था कि वो इस रीजन के अंदर आना चाहते थे 9/11 के बाद जो भी हुआ सारा कुछ मामला। मगर याद रखें, अब हमारे पास क्या स सूरत-हाल बन रही है कि इसकी वजह से अगर पाकिस्तान स्टेबलाइज़ हो जाता है, सो दे थिंक, दे एंटिसिपेट कि शायद इसकी स्टेबिलिटी की वजह से इंडियंस हेजेमोनी को कोई ना कोई खतरा होगा, उनके डिज़ाइन्स को खतरा होगा, यहाँ पे यूएस की अवेलेबिलिटी जो होगी उसके ऊपर खतरा होगा, तो फिर वो कहते हैं यार मेहरबानी करो ऐसे ना करो, मेहरबानी करो ऐसे ना करो। चाइनीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। सो सीपेक इज़ नॉट एन ओनली प्रोजेक्ट, इट्स एन ऑफशूट, इट्स अ ट्रैक। उन 6 ट्रैक्स में से एक ट्रैक है। या तो आपको लगे कि भाई ओबोर का जो प्रोजेक्ट है ना, वो ही पूरी दुनिया के लिए खतरा है और उसकी वजह से पाकिस्तान डेवलप हो रहा है और उसके पाकिस्तान में असरात होने की वजह से पूरी दुनिया जनाब ना आप यूँ कह लें कि वो अंडर द थ्रेट है। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। सो फिर व्हाट इज़ हैपनिंग? तो हो क्या रहा है कि भाई आपको सिर्फ़ एक खटक रहा है। ओबोर का पूरा प्रोजेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे सम टाइम हमारे कुछ बंदे ये भी कह सकते हैं कि भाई वो अमेरिकन्स जो है ना, वो तो पूरे के पूरे ओबोर को ही खराब करते हैं। इंडियंस तो नहीं ना कहते। इंडियंस तो कहते हैं सीपैक भाईजान उजाड़ रहा है। अगर उनको सीपैक से इतना मसला है, तो फिर ये चाइना, बांग्लादेश, इंडिया कॉरिडोर के ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क करे ना। ठीक है जी, वहाँ पे भी तो करे ना।
तो वहाँ पे अगर उनकी डेवलपमेंट हो रही है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अगर वो कर रहे हैं, या वो श्रीलंका की जो वो पोर्ट है जिबूटी हम्बनटोटा, उसको जनाब वो ले लेते हैं, तो हम उस वक़्त हम कहते हैं कोई नहीं, उस वक़्त हम कहते हैं ठीक है यार, उन्होंने लिया था, श्रीलंका ने पे नहीं किया, तो जनाब ना इसकी वजह से ये मामला हो। एनीवेज़ मूविंग फॉरवर्ड। अब और ये है जी, ये वो इनिशिएटिव है जो कि चाइनीज़ जनाब जो थे, उन्होंने पहले वन बेल्ट उन्होंने बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा था। फिर इंग्लिश ने इसको फॉर्मली जनाब ना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहना शुरू कर दिया। ये बेसिकली इसका मकसद ये था कि हम पूरी दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं, उनकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है ना, उसको इन्वेस्ट करेगी उसके अंदर, और तकरीबन 70 ममालिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ मिलके जनाब ये सारा मामला जनाब ना हम ओबोर के प्रोजेक्ट में 6 मेन जनाब ना इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मौजूद हैं, और उसके अंदर एक पाकिस्तान का है, सीपैक, जिसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये बेसिकली अगर आप गौर करें, अगर आप इस तस्वीर के ऊपर गौर करें ना, तो आपको पता चलेगा कि चाइनीज़ बेसिकली अपने आप को थ्रू द ओबोर पूरी दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ सीपैक से नहीं कनेक्ट कर रहे। आप गौर करें अगर, तो सीपैक तो एक छोटी-सी लाइन है, बाकी तमाम लाइन्स बड़ी हैं। सीपैक सबसे छोटी लाइन है उनकी, लेकिन बाकी तमाम जो लाइन्स हैं वो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज का इंटरेस्ट है, ये उनका प्रोजेक्ट है कि आपके आपको सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स के फायदा लेना है, इफ यू आर टू मच श्रूड, और अगर आप इतने नहीं हैं तो फिर डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो ये जनाब ना उसके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वो अपने आप को यूरोप से और सदर्न पार्ट ऑफ चाइना से लेकर वेस्टर्न से नॉर्थ से साउथ तक अपने आप को तमाम दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो इकोनॉमिकली जनाब अपने आप को ग्रो कर सकें और अपने आप को बढ़ा सकें। So why CPEC is important for China and how it is important for China? यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है ना, इसको आप बोलते हैं मलाका डायलेमा। मलाका डायलेमा का मतलब ये है कि जो चाइनीज है ना, वो सबको अपने आप की अपनी जो ट्रेड है वो बेसिकली लेके जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में से देख लें। चाइनीज बेसिकली ये जो चाइना इंडोनेशिया कॉरिडोर है ना, यहाँ से अपनी ट्रेड, अपने जो सामान है ना, वो लेके चलते हैं, और लेके जनाब यहाँ से इंडिया के पास से होते हुए फिर जनाब यहाँ इधर भी और फिर इधर भी जाते हैं। ठीक है, कर्सर के ऊपर आप दोबारा गौर कीजिएगा कि चाइनीज अपने आप को इन द साउथ रीजन यहाँ से वो लेके चलते हैं, इंडोनेशिया से। ये यहाँ पे एक स्टेट है जिसको आप बोलते हैं स्टेट ऑफ मलाका। ठीक है जी, उस स्टेट ऑफ मलाका से होते हुए वो अपने आप को लेके चलते हैं जनाब यारी इंडिया के पास से होते हुए, इस समंदर में से गुजर के वो अपने आप को यूरोपियन मार्केट तक और गल्फ रीजन में लेके जाते हैं। मलाका डायलेमा ये है कि इस इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पे यूएस भी मौजूद है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट भी हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडियन हेजमोनी भी है। सो किसी भी वक्त इंडियन इंटरफेरेंस की वजह से, जब ये जो छोटी सी स्टेट है, इसको अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है किसी भी वजह से फ्यूचर में, तो चाइनीज की पूरी जो ट्रेड है ना, वो यहाँ पे किसी हद तक जनाब ना रुक जाएगी। इस रीजन में से होने वाली इस तरीके से, इस रास्ते में से होने वाली पूरी ट्रेड रुक जाएगी, और अगर ये रुकती है तो चाइनीज का पूरा इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा है। सो अगर आप गौर करें, सो चाइनीज को क्या फायदा है? चाइनीज कहते हैं कि भाईजान हम ना ये मलाका डायलेमा से निकल आए, हमारी कुछ भी हो जाए, हम जनाब ना ये स्टेट ऑफ मलाका का जो रोला है ना, जिसके ऊपर बहुत सारे बिच्छू जनाब बैठे हुए हैं जो कभी भी हमें डंग मार सकते हैं, हम वहां से निकल आए, और वहां से निकल के ना अपने आप को कुछ सेफ रूट हमें मिल जाए, जिसकी वजह से हम अपनी जो इकोनॉमी है ना, उसको किसी हद तक अपना स्टेबल कर। सेकंड, वो वहां से लेके आना, स्टेट ऑफ मलाका से लेके गल्फ तक और यूरोपियन मार्केट तक लेके आना 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सी पैक सिर्फ 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो उनका वो वो जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, चाइनीज को उसका बड़ा फायदा होगा कि वो डायरेक्टली अपने आप को इंडियन ओशन के अंदर लेके आए। इंडिया का भी ताल्लुक खत्म, मलाका का जो इनसिक्योरिटी है वो भी खत्म, सीधा जनाब अली वहां से वो जनाब अली ईरान की पोर्ट्स को साथ में मिलाते हुए जनाब ना वो वहां पे पहुंच जाएंगे, इसमें गल्फ की मार्केट में और वहां पे। अच्छा जी,
नेक्स्ट है देयर बी नो इंटरफेरेंस इंडियन एंड अमेरिकन इन द चाइनीज ट्रेड। डेफिनेटली जब वो यहाँ से गुजरना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में तो लैंड गुजरना शुरू हो जाएंगे, तो इंडियंस की और अमेरिकन की जो है ना इंडियन और अमेरिकन की जो इंटरफेरेंस है वो किसी हद तक कम हो जाएगी, तो उनका इकोनॉमिक लॉस बहुत है। देखिए एक बात याद रखें, चाइनीज हमेशा उनका ये ना आप यूँ समझें कि वतीरा है, उनकी डेवलपमेंट का ये उसूल है। वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी करते रहो, सीधा-सीधा जनाब अली ना हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। लोग उनको कहें हम आपके साथ लड़ने आए हैं। वो आगे से कहेंगे यार नहीं असी थोड़े नाल ना रोटी शेयर करते हैं, हम आपके साथ ट्रेड करते हैं। वो लड़ाई वाले मामलात में नहीं जाते। वो उस मामलात में जाते ही नहीं जिसके अंदर उनकी एनर्जीज़ वेस्ट हों। वो कहते हैं वो ट्रेड करते हैं। और ट्रेड के अंदर अगले को ज़लील करते हैं, जिस तरह $400 बिलियन का अमेरिकन्स को जनाब ना ट्रेड डेफिसिट है चाइनीज़ के साथ। मतलब चाइनीज़ हम हर साल उनसे $400 बिलियन ले लेते हैं। ट्रेड सरप्लस है उनका चाइनीज़ का और अमेरिकन का ट्रेड डेफिसिट है। वो कहते हैं नहीं भई लड़ना नहीं। ट्रेड वॉर भी शुरू हो जाती है ना, वो कहते हैं कोई बात नहीं, लड़ना नहीं। थोड़ी-थोड़ी करते हैं, आप भी पाबंदियाँ लगाओ, हम भी लगाते हैं, मगर आओ ट्रेड करते हैं। इंडियंस को भी देख लें, इंडिया का चाइनीज़ का पंगा रहा है। लद्दाख के मौका पे जनाब इंडियन फ़ोर्सेस ने किसी हद तक वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा डेवलप करना शुरू किया, तो चाइनीज़ ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे की तरफ भेज दिया और अपने आर्मी को आगे की तरफ भेज दिया। उत्थे इंडिया ने जुत्तियाँ भी मारी हैं उन्होंने किसी हद तक और इंडियन ने भी आगे से जनाब ना किसी हद तक रिस्पॉन्ड किया, मगर ट्रेड नहीं रुकी। ये वो कहते हैं ना ट्रेड करो भाई जी। ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है ना, उनके लिहाज से जो चाइनीज़ है वो किसी हद तक हाइपर सेंसिटिव है, सिर्फ सेंसिटिव नहीं है। सो वो नहीं चाहते कि यार किसी भी तरीके से इंडियन और अमेरिकन जो अ है ना वो थ्रेट्स हैं, उनका कोई भी इंटरफेरेंस हो जब चाइनीज़ ट्रेड के अंदर। अच्छा चाइनीज़ ट्रेड के बारे में क्यों खेले? आप एक बात याद रखें, अमेरिकन सुपर पावर हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि उसके नेबर्स में अमेरिका का कोई भी मुखालिफ नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि अमेरिका के हमेशा बाहर वाले मुल्कों के साथ पंगे होते हैं। वो छोटे-मोटे पंगे नहीं लेता, क्योंकि ना तो उसका कनाडा के साथ पंगा है, ना नॉर्थ अमेरिका के साथ पंगा, ना उसका साउथ अमेरिका के साथ जनाब अली कोई पंगा है। कोई रौला ही नहीं है। पैसिफिक ओशन एक साथ लगता है, अटलांटिक ओशन एक तरफ लगता है, उस पूरे ओशन में कोई किसी का कोई रौला नहीं। तो अमेरिका ने तो जनाब वजह ही कोई नहीं उसे लड़न दी। फिर वो क्या करता है कि वो अपने आप को अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए ना वो यहाँ पे आके इंटरप्ले करता है। और इस इंटरप्ले के अंदर फिर वो कहता है कि यार ये जो चाइनीज़ है ना, ये अब वो वाली मार्केट कैप्चर कर रहे हैं जो हम कर रहे थे। ये वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हम जा रहे थे। इनकी कंपनीज़ वहाँ पे हैं जहाँ पे हमारी थी। इनका सॉफ्टवेयर वहाँ पे है जहाँ पे हमारा था। हवाएँ इनकी ज़्यादा मोबाइल सेल हो रहे हैं, हमारे कम हो रहे हैं। ये एप्पल के मुकाबले के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मतलब क्या है यार? हवाई का और एप्पल का कोई मुकाबला नहीं, बट दे टेक इट एज़ अ थ्रेट। सो बात याद रखें कि अपने लिहाज से वो चाइनीज़ राइज़ को एक थ्रेट कंसीडर करते हैं और जितना ज़्यादा वो थ्रेट इसको कंसीडर करते हैं, उतना ज़्यादा इसके अंदर उलझते हैं, वॉर की तरफ जनाब अब चाइना को गौर करें आप, अमेरिका दा अपने इलाके 'च कोई बंदा जनाब ना ओहदा कोई रौला नहीं, ते चाइना दे किन्ने रौले ने, जापान के साथ उसका रौला, इंडिया के साथ उसका रौला। यहाँ पे यूएस है, उसके साथ उसका रौला। जो रशियन है, उसको भी जनाब किसी हद तक वो दोनों एक-दूसरे को इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं करते। उनके साथ भी किसी हद तक मसाइल हैं। सो चाइनीज़ वो कहते हैं कि यार हमें अगर सुपर पावर बनना है ना, तो हमें अपने इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, उनके साथ ना एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्ट अप करना है। और जब हम वो फ्रेंडली रिलेशन बिल्ट अप कर लेंगे, तो हमारे जितने भी वो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी हमारा वो सुपर पावर बनने का ख्वाब है ना, वो पूरा हो सकेगा। सो इसलिए चाइनीज़ हमेशा इस बात का ख़्याल ख़्याल करते हैं, यार लड़ना नहीं, ट्रेड करते हैं। हम ना ट्रेड से लोगों को अपना डिपेंडेंट कर लेंगे, जैसे उन्होंने जिबूटी और हम्बन-टोटा में किया और इस तरह फिर वो ममालिक हमारे साथ जनाब इंटरफेयर करेंगे। लेकिन अब इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, अपने तौर पर एक पावर है, रीजनल पावर है। पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है भाई, इसका तो ताल्लुक ही इनको तो जैसे चाइनीज़ ने कहना है वैसे इन्होंने कर देना है। इंडिया को पग्गे लेंदा है। इंडिया इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजिकल मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया की वैसे जो मार्केट कंज्यूमर मार्केट है वो बहुत बड़ी है।
इंडिया का जनाब अली उनका यूएस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, तो वो तो बैलेंस करते हैं इनको। सो फिर चाइनीज़ कहते हैं कि यार ना इंडियन के साथ हमारा इनका कोई इंटरफेरेंस हमारी ट्रेड के साथ हो, ना अमेरिकन्स का हो। क्योंकि अगर इंटरफेयर ये करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारे लिए सेंसिटिव पैदा पैदा करेंगे और अल्टीमेटली हमारी ट्रेड का नुकसान होगा ना अगर, तो फिर मामलात किसी हद तक जनाब ना हमारे लिए खतरनाक। 4th पॉइंट ये है कि चाइना खुद ये चाहता है कि उसका जो सदर्न प्रोविंसेस है ना, सदर्न पार्ट ऑफ चाइना है, वो उतना डेवलप्ड नहीं है जितना ज़्यादा जो सेंट्रल और नॉर्दर्न नॉर्दर्न साइड ऑफ द चाइना है उतना। सो वो चाहता है कि यार सदर्न रीजन के अंदर से ना जितनी भी चीज़ें हों और साउथ और वेस्टर्न रीजन के अंदर जितनी भी चीज़ें हों, वो चाइना के वेस्टर्न और सदर्न पोर्शन को भी डेवलप कर देगी। इस वजह से वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करवाता है। अब आप एक और बात याद रखें, सुपर पावर की क्वालिटी है। नंबर 1 मैंने आपको कल ही क्वालिटी में सुपर पावर किसी भी सूरत में अपने मोहल्ले में, अपने इलाके के अंदर उसका कोई दुश्मन नहीं होता। उसके दुश्मन बड़े होते हैं, बाहर होते हैं। सेकंड, सुपर पावर के अंदर सोशल इंडिकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि आपने कभी नहीं सुना कि अमेरिकन्स ने अपने मुल्क के अंदर एक प्रोविंस पूरे के पूरे प्रोविंस के ह्यूमन राइट वायलेशन की है। नेवर। लेकिन आप चाइनीज़ के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने अपने उइगुर के मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे जनाब अलीना वो ह्यूमन राइट वायलेशंस करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया, उनका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जनाब ना मसाइल पैदा होते हैं, तो ये है तो वो है। सो सोशल इंडिकेटर्स जो चाइनीज़ के हैं, वो किसी हद तक डाउन है, उनका सदर्न पार्ट ही अंडर डेवलप्ड है। लेकिन अमेरिकन्स को अगर आप देखें तो उनका तो पूरा-पूरा मुल्क ही डेवलप्ड है। सो जो सुपर पावर होती है, उसका पूरा मुल्क ही डेवलप होता है, ना तो उसके अपने इलाके में पंगे, ना अपने कॉन्टिनेंट के पंगे, ना अपने नेबर के साथ पंगे। लेकिन अब आप कंपैरिज़न करेंगे चाइना के साथ, तो चाइना के बहुत सारे पंगे, जापान दे नाल भी, इंडिया दे नाल भी, ऑस्ट्रेलिया नाल भी, किसी हद तक रशिया के साथ भी और अपने जो इंडिकेटर सोशल इंडिकेटर्स हैं, वो भी कम है। ठीक है जी। सो चाइनीज़ ये चाहते हैं कि हमारा जो सदर्न पोर्शन है वो किसी हद तक डेवलप हो जाए। सो चाइना अगर सी पैक को इस्तेमाल करता है तो उसका जो ऑयल की कंज़म्पशन है उसकी वजह से उसको $6 बिलियन का फ़ायदा हो सकता है पर डे। ये लेस देन अ मिनट यहाँ से फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास के खत्म होते ही मैं आपको दोबारा लिंक भेज दूँगा। ठीक है जी, आवाज़ आ रही है? यस सर। सर ये सेकंड पॉइंट मुझे नहीं समझ आया था। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का? जी सर। मैं अभी आपको बताता हूँ सेकंड मीटिंग में। ओके।